हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में एंड हाइड्रोजनेशन के बारे में। देखिए, विल्किंसन कैटलिस्ट और हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आप कैटालिसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 4 कैटालिसिस की साइकिल होती है। सबसे पहले आपको विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद में आपको ऑक्सो प्रोसेस पढ़ाया जाता है, विकर प्रोसेस पढ़ाया जाता है और मॉन्सेंटो प्रोसेस पढ़ाया जाता है। ना विल्किंसन कैटलिसिस या विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में या हाइड्रोजनेशन का ये सबसे पहला टॉपिक होता है। ये टॉपिक CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूँगा कि IIT JAM में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टूडेंट्स IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर CSIR नेट वालों के लिए और गेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इवन TIFR वालों के लिए, यानी जो बच्चे मास्टर्स में हैं उनके लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RH रोडियम एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू हैव गॉट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 3 टाइम्स एंड यू हैव गॉट क्लोरीन। ये जो दो हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन और क्लोरीन, ये आपके लिगेंड का काम करते हैं। वैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फेन के बारे में बता दूं, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा NH3, तो वो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, या अगर मैं लिखता हूँ NR3, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली अगर मेरे पास फॉस्फर है तो उसके साथ 3 फिनाइल रिंग्स इस तरीके से अरेंज होंगी, इस तरीके से अटैच्ड होंगी। तो ये एक बल्कि ग्रुप है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन एक बल्कि लिगेंड है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि 3 रिंग्स इसके अंदर अटैच्ड हैं। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन 3 बार लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर मैं इसका 2D स्ट्रक्चर बताऊं, ये तो इसका ट्राइफिनाइल फॉस्फेन का स्ट्रक्चर हो गया। आपके पास RH होगा, RH, जहाँ पे एक तरफ आपका क्लोरीन लगा होगा और बाकी की 3 पोजीशंस पे आपके पास PPH3 लगा होगा, PPH3, यू विल बी हैविंग PPH3। ठीक है, देखो अभी ये लिखने का तरीका मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग कंप्लीट साइंटिफिक की कैसे लिखना चाहिए। एंड यहाँ पे रोडियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको चीज़ क्या याद रखनी है, ये जो कंपाउंड है या ये जो कैटलिस्ट है ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। अब जो कंपाउंड 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं हम उनको कहते हैं वो अभी भी अनसैचुरेटेड हैं और वो आइडियल कैटलिस्ट होते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाने के लिए। व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाने के लिए, ये RH किसी के साथ कंबाइन करेगा। मैं PPH3 की जगह पे L लिखना पसंद करूंगा, दैट इज़ योर लिगेंड, और मैं क्लोरीन को वहीं पे रखता हूँ। क्लोरीन लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये 2 जगहों पे और कोऑर्डिनेट कर सकते थे, मतलब इनके पास ये 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाना प्रेफर करेंगे। तो 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाते ही वो कितने हो जाएंगे, वो 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब अगर इसका 3D स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो इसका 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके सेंटर में यहाँ पर आपका फॉस्फर रोडियम होगा और कैन यू सी दिस फिनाइल रिंग्स, ये 3 फिनाइल रिंग, मतलब आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, ये आपके पास फॉस्फर है और 3 फिनाइल रिंग उसके साथ अटैच्ड हैं। ये आपका फॉस्फर है, 3 फिनाइल रिंग उसके साथ अटैच्ड हैं। ये फॉस्फर है और इसके साथ 3 इसके फिनाइल रिंग्स हैं। मतलब इतना बल्कि ग्रुप है, इसीलिए ये सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकता है। अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 बार डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो वो एक टाइम पे किसी एक ही डबल बॉन्ड को करेगा, क्योंकि ये खुद इतना बल्कि ग्रुप है कि एक साथ सबका रिडक्शन नहीं कर, यानी सब सारे बॉन्ड्स वो नहीं तोड़ सकता है। आई होप आपको समझ में आया। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, काफ़ी अच्छा कंपाउंड है। अब इसके मैकेनिज़्म पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लाइक कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है जब वो सॉल्वेंट में होता है तो वो सॉल्वेटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास RH है और क्लोरीन है एंड आपके पास यहाँ पे PPH3 ग्रुप अटैच्ड हैं, 3 PPH3 ग्रुप्स यहाँ पर इस तरीके से अटैच्ड हैं, PPH3, इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर हो जाएगा क्लोरो ट्रिस और ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, रोहोडियम और 1। आई समझ में आया। तो दिस विल बी क्लोरो, क्योंकि पहला क्लोरीन यहाँ पे अटैच है एज अ लिगेंड। देन यू हैव गॉट PPH3 3 बार, ट्रिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस इसलिए लगाया क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी ट्राई आ चुका था। आई होप ये रूल आपको पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिस लगाया, ट्रिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। अब बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि सॉल्वेंट में अगर आप इसको रखते हो, ठीक है, सॉल्वेंट में, तो ये सॉल्वेटेड फॉर्म में होता है। सॉल्वेटेड फॉर्म में होता है मतलब आपका रोडियम वहीं पे रहेगा और ये पहले यहाँ से एक 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाता है ट्राइंगुलर, जिसकी ज्योमेट्री ट्राइंगुलर होती है। क्लोरीन
एंड PPH3 इस तरीके से एंड PPH3 इस तरीके से। ये एक 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि एक लिगेंड वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर ये क्या है, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। अब 14 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनाने के बाद यहाँ पर एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको सॉल्वेट कर लेता है। ये कुछ बुक्स में थियोरी इसको प्रपोज किया गया है, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि वो अभी वो कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड हो गया है, तो वहाँ पे रोडियम आ जाएगा, आपका PPH3 वहीं पे रहेगा, आपका PPH3 वहीं पे रहेगा, और यहाँ पर आपका लग जाता है S सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या चलो वहाँ पे क्लोरीन रखता हूँ, और यहाँ पे लग जाता है आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब आपका एक फिनाइल रिंग, एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेन का पूरा रिंग, वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर वहाँ से निकल जाता है, यानी माइनस PPH3। अब ये बहुत सारी बुक्स में इसको प्रपोज किया गया है कि ऐसा होता है, और इसके एविडेंस हमने देखे हैं, बट नो वन इज़ प्रिटी श्योर अबाउट दिस। मतलब मे भी अब तक हो गया हो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज रिसर्च पेपर्स तो हमने नहीं पढ़े हैं, बट यस मैंने कुछ जगहों पे बुक्स में पढ़ा था, ये प्रपोज किया गया मैकेनिज्म है। तो अब आप चाहो तो आप इस फॉर्म को लेके चल सकते हो जहाँ पे सॉल्वेटेड है, आप जो साइंटिफिक होना चाहते हैं कि भाई नहीं हम तो सॉल्वेटेड फॉर्म लेके चलना चाहेंगे, या आप चाहो तो इस फॉर्म को भी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इस फॉर्म को लेके चलना पसंद करूंगा, जहाँ पे मैं तीनों फिनाइल फॉस्फेन रिंग यहाँ पे बताऊंगा, फॉस्फेन रिंग और फॉस्फेन ग्रुप जो पूरा है यहाँ पे, क्लोरीन बताऊंगा। मैं सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल लेके नहीं चलता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो लेके चल सकते हो, मैं पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रॉब्लम हो जाए कि सर आपने PPS को क्यों लिया यहाँ पे तो सॉल्वेंट होना चाहिए था, हमने कुछ बुक्स में देखा था। दैट्स योर विश, क्योंकि अभी तक ये कोई 100% कन्फर्म स्टेटमेंट किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारी बुक्स में इसको सिर्फ लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रपोज्ड, इट्स अ प्रपोज्ड मैकेनिज्म। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म बनाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं जो कंपाउंड लेके चलने वाला हूँ रोडियम का, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्म, वहाँ पे मैं रोडियम लेके चलने वाला हूँ। मैं यहाँ पे PPH3 लेके चलूँगा, मैं यहाँ पे PPH3 लेके चलूँगा, मैं यहाँ पे क्लोरीन मान के चलता हूँ, और मैं यहाँ पे PPH3 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये 16 इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड होता है। अब कुछ बुक्स में वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पे PPH3 को हटा के उसका सॉल्वेटेड फॉर्म लेंगे, और वो यहाँ पे इसका सॉल्वेंट लगा देंगे, कुछ भी ले लो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं PPH3 को यहाँ से हटा देता हूँ, और PPH3 की जगह पे मैं वहाँ पे लिगेंड ला के रख देता हूँ। तो ये एक नॉमेनक्लेचर का तरीका है कि मैं वहाँ पे PPH3 की जगह ये रख रहा हूँ। अब सबसे पहला काम ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेटिव एडिशन? ऑक्सीडेटिव एडिशन, देखो याद रखना हमेशा इस चीज़ को कि अगर आपके पास कोई मेटल है और वो मेटल 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है और वो 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, तो हम उसको हमेशा कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, क्योंकि कोऑर्डिनेटिवली अभी भी अनसैचुरेटेड है। तो अगर इसके पास कोई लिगेंड आ जाता है, अब लिगेंड आने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके मतलब कैसे हो सकते हैं कि हो सकता है मेरे पास जो इसके पास लिगेंड आए, सामने एक मॉलिक्यूल आए, वो पोलार हो या नॉन पोलार हो, वो जो भी हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन आ जाता है, या लेट ऐसे CH3 बॉन्ड आयोडीन आ जाता है। अब ये दोनों ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन हम अभी यूज़ कर रहे हैं विल्किंसन कैटलिस्ट में, और CH3 आए इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब हम मोनसेंटो प्रोसेस पढ़ेंगे तब। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। देखिए आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो A बॉन्ड A के साथ, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो A बॉन्ड B के साथ, कुछ इस तरीके का आप रिफॉर्मेशन ले सकते हो। अब अगर आपके पास आने वाला मॉलिक्यूल सेम है, मतलब उसके अंदर सेम एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो जो एडिशन होगा वो सिस एडिशन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिस एडिशन होगा? अगर यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ एक लिगेंड है, यहाँ एक लिगेंड है, तो अब जो मेरा मेटल होगा उसके ऊपर हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा। सिस मतलब 90 डिग्री, सिस मतलब 90 डिग्री। आई होप आपको पता होगा ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से होगा। मेरे पास यहाँ मेटल होगा, इस एंगल पर मेरे पास हाइड्रोजन आएगा, और इस एंगल पे मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, जो कि 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इसको कहते हैं सिस एडिशन, ठीक है। और बाकी के 4 जो पोजीशंस हो गए हैं, बाकी के 4 पोजीशंस और एक ये 5वां पोजीशन, ये मतलब 3 और एक चौथा पोजीशन, यहाँ पर आपके बाकी के लिगेंड अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे और इस तरीके का कंपाउंड आपके पास बनेगा। तो इसको हम कहते हैं सिस एडिशन। क्या कहेंगे इसको? सिस एडिशन। अब इस सिस एडिशन से होता क्या है, मेरे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 था तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है, यानी देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय +2 यूनिट्स। अगर मेरे पास CH3I ग्रुप अटैच होता था, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ मेरे पास A बॉन्ड B है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस एडिशन। क्या कहेंगे इसको? ट्रांस एडिशन। यहाँ पर 2 सेपरेट ग्रुप्स हैं, तो उनका जो एडिशन होगा वो किस तरीके से होगा, अगर मेरा मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है तो ऊपर अगर CH3 आ रहा है तो 180 डिग्री के यहाँ पर मेरे पास कौन आएगा? आयोडीन आएगा। बाकी के जो 4 लिगेंड होंगे वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करके रखेंगे। दिस इज हाउ इट गोज। तो ये याद रखना, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास एक 16 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड होगा। जो 18 इलेक्ट्रॉन है
उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, उसके अंदर आप एक तरीके से कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक लिगेंड जाके दूसरा लिगेंड वहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो याद रखना है। तो मेरे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा और मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास रोडियम आ जाएगा जिसके अंदर यहाँ क्लोरीन लगा होगा, यहाँ पर लिगेंड लगा होगा, यहाँ पर लिगेंड लगा होगा। और मैं एक काम करता हूँ, क्लोरीन को थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, क्लोरीन को मैं यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास लिगेंड होगा और यहाँ पर मेरे पास लिगेंड होगा। देखिए मैं PPH3 मान के चल रहा हूँ और जो मेरे आए हुए हाइड्रोजन्स हैं, मैं उन आए हुए हाइड्रोजन्स की पोजीशन को यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पे डिपेक्ट कर देता हूँ जो कि सिस पोजीशन में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ठीक है। अब मेरा +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के कितना हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अब जो अगली साइकिल होने वाली है, अगला प्रोसेस जो होगा, उस अगले प्रोसेस में क्या होगा कि आपके पास अल्कीन आएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास आएगा CH2 और मेरे पास आएगा CHR, आगे यार कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक लिगेंड यहाँ से रिप्लेस होगा। अब कौन सा लिगेंड रिप्लेस होगा, जो लिगेंड हाइड्रोजन के अपोजिट में है, जो लिगेंड हाइड्रोजन, अब ये वाला हाइड्रोजन हो सकता है जो हाइड्रोजन लिगेंड हो सकता है जो हाइड्रोजन के अपोजिट में है PPH3, एक या तो ये हो सकता है जो हाइड्रोजन के अपोजिट में है PPH3, ये वाला नहीं होगा जो क्लोरीन के अपोजिट में है। इसको हम कहेंगे ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट, आपने अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ट्रांस इफेक्ट के बारे में पढ़ा हो तो ट्रांस इफेक्ट की वजह से मेरा जो PPH3 है वो एक लबाइल बिहेवियर दिखाएगा, यानी उसको आप आराम से रिप्लेस कर सकते हो। तो मेरा CH2 वहाँ पे आएगा, एडिशन ऑफ CH2 होगा और माइनस ऑफ किसका हो जाएगा, PPH3, जिसको मैंने L के साथ बनाया हुआ है। तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा रोडियम। मैं नीचे बना देता हूँ, मेरे पास ये हो जाएगा CH2 और CH और यहाँ पे आ जाएगा R। यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पर मेरे पास कौन लगा है, PPH3, यहाँ पर कौन लगा है, PPH3। इस तरीके का ज्योमेट्री मेंटेन्ड है, सिर्फ लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो गया क्योंकि अब वो 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बन गया था ना, अब वो 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बन गया था इसलिए रिप्लेसमेंट हुआ। अब अगला प्रोसेस देखिए, जब भी ऐसा कंपाउंड आपको या ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं मिलता है तो यहाँ पर मेरे पास अल्कीन ग्रुप पाई बॉन्ड के साथ मेरे मेटल के साथ लगा हुआ है, पाई बॉन्ड के साथ मेरे मेटल के साथ लगा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, वन ऑफ योर हाइड्रोजन फ्रॉम ईयर, वो क्या करेगा, वो जाकर अटैक करेगा इस कंपाउंड पे CH पे और ये CH2 बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। तो मेरा जो स्ट्रक्चर अब बनेगा वो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मेरे पास RH होगा, मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, मेरे पास यहाँ पर PPH3 का एक लिगेंड प्रेजेंट होगा जिसको मैंने लिगेंड के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा लिगेंड L, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा L स्टैंड्स फॉर लिगेंड PPH3 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा CH2 क्योंकि इस CH2 ने अब इसके साथ बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड CH2 और बॉन्ड R, मतलब मेरा एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड यहाँ बनाया तो ये CH2 बन गया, यहाँ का CH2 ने वहाँ पे अटैच कर लिया और मेरा ये सिंगल बॉन्डेड सिस्टम अब आ गया। अब यहाँ पर ऊपर कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा एक। अब ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई, ये ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल थी एक तरीके से, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 कोऑर्डिनेटेड ऑक्टाहेड्रल। अब ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में आ गया। अब अगले प्रोसेस में ये होगा कि आपका जो लिगेंड यहाँ से निकला था बाहर, ये PPH3 का जो लिगेंड था ये वापस आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग अ लिगेंड और यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। व्हाट डू मीन बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा का पूरा ग्रुप निकलेगा तो मेरे पास लिगेंड बचेगा, क्लोरीन बचेगा और मेरा लिगेंड उसमें ऐड हो जाएगा। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे विल बी मेरा RH मेरे लिगेंड के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जो था वो अटैच रहेगा, सॉरी यहाँ पे आपका क्लोरीन जो था वो अटैच रहेगा, यू विल बी गेटिंग क्लोरीन ओवर ईयर और यहाँ पर आपके पास कौन आ जाएगा, लिगेंड प्लस आपको बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड R और ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये आपका फिर से 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बन गया है जो फिर से यूज़ हो जाएगा साइकिल में इस तरीके से। आई होप आपको यहाँ तक ये स्टेप समझ में आई होंगी। अब देखिए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर ऐड कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे लिगेंड का डिसोसिएशन हुआ और ओलेफिन का यानी डबल बॉन्डेड सिस्टम जो था उसका मेरे पास एडिशन हुआ। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन का यहाँ से रिप्लेसमेंट होना और यहाँ पर जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्कीन इंसर्शन। क्या कहते हैं, इवन तो सारा काम हाइड्रोजन कर रहा है यहाँ पे, बट इसको कहा जाता है अल्कीन इंसर्शन या हम इसको 1-2 इंसर्शन भी कहते हैं, 1-2 माइग्रेशन या 1-2 इंसर्शन भी इसको कहते हैं। ये स्टेप यहाँ पर जो है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद आपको एक ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का जो कंपाउंड मिलता है, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। ये डिसाइड करेगा कि इस पूरे रिएक्शन को कितना टाइम लगने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ।
यानी आपका कंपाउंड जो था वो वापस से नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया, +1 में आ गया, +3 +1 से स्टार्ट हुआ था, +3 पे गया था, +3 पे गया था, +3 से वो फिर से मेरे पास किस पे आ गया, +1 पे आ गया। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन करने के बाद फाइनली आपको ये कंपाउंड मिल जाता है। सो दिस इज़ द एंटायर साइकिल। ये जो इस टाइप की जो हम साइकिल बनाते हैं इनको हम नाम देते हैं टॉलमैन कैटालिटिक साइकिल। आई होप मैं स्पेलिंग में राइट हूँ। कैटालिटिक साइकिल, यार ये स्पेलिंग्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ इग्नोर करना, ये होता है कभी कभी, थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग है हमारा। देखो इस कैटलिस्ट को हम होमोजीनियस कैटलिस्ट भी कहते हैं। रीज़न क्या है इसको कहने का कि सबसे पहले जो हम पहले हाइड्रोजनेशन करते थे, मान लीजिए अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R प्लस हाइड्रोजन हम यूज़ करते थे तो हम रानी निकल का यूज़ करते थे, ठीक है। और जो रानी निकल हम यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, वो हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट था, सॉलिड स्टेट सरफेस एरिया यूज़ करता था। और एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और मुझे क्या मिल जाता था, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड R। वो वाला भी प्रोसेस था, वो तो सिंगल स्टेप का प्रोसेस हो जाता था। पर ये जो हमने रोडियम का कैटलिस्ट यूज़ किया है, विल्किंसन कैटलिस्ट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। इस स्टेटमेंट को याद रखना और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आई होप विल्किंसन कैटलिस्ट इज़ क्वाइट क्लियर टिल देन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है। अगला जो प्रोसेस होगा, जो अगला हम कैटलिस्ट पढ़ने वाले हैं, वो हमारा हो जाएगा ऑक्सो प्रोसेस, जहाँ पे हम कोबाल्ट का एक कैटलिस्ट देखेंगे कि वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।